हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है इतिहास का पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है, और शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट बेटा आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है जनता की नज़र से। ठीक है, तो देखिए उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। तो उस समय जो लोग थे वो अंग्रेज शासन जो था उसके बारे में क्या सोच रहे थे, क्योंकि अंग्रेज दमनकारी नीति अपना रहे थे और उनका नजरिया क्या था लोगों का उनके बारे में सोचने का। तो ये हम स्रोत 1 और 2 को पढ़ के जानेंगे। स्रोत 1 है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो बेटा महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण हैं विष्णु भट्ट गोडसे, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माझा प्रवास। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। तो उन्होंने जो सिपाही थे उन्होंने उनको क्या सलाह दी कि आप जो है वापस लौट जाइए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। ठीक है, यानी 3 दिन के भीतर जो है क्या होने वाला है, जो लड़ाई झगड़ा है, विद्रोह है, वो होने वाला है। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, यानी जो अंग्रेज सरकार है हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहती है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और उनका ऐलान भी कर दिया है, और उस सूची के अंतर्गत जो हिंदू और मुसलमान हैं उनके धर्म जो है नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक जो है परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा जो है वो भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। यानी इन सारी बातों से क्या लग रहा है कि जो राजा हैं वो उन 84 नियमों से खुश नहीं है, जनता भी खुश नहीं है, और विद्रोह की जो है यहाँ पर भावना झलक रही है। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्रोत 2 है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। संस्मरण यानी जो अपने जो विचार जो है उस बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो वो किसके यहाँ पर संस्मरण है, सूबेदार सीताराम पांडे, जिसमें हमें इतिहास की झलक देखने को मिलती है। तो ये क्या होते हैं, संस्मरण होते हैं, जिनमें जो इतिहास के प्रूफ होते हैं, एविडेंसेस होते हैं। जो कौन थे सीताराम पांडे, वो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उन्हें सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके जो कमान अफसर थे नॉर्गेट, उन्होंने उनको संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉर्गेट ने किसमें, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से जो है ये प्रकाशित संस्मरण करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। तो उसमें क्या लिखा गया था, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। तो बेटा उनके अंदर गहरा अविश्वास कैसे भरा, अवध पर हुए कब्जे से, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। तो जो अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के जो नुमाइंदे थे, यानी जो उनके आदमी थे, उन्होंने सेना के जो विचार थे उनको जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। तो उन लोगों ने जो सिपाही जो पहले ही विद्रोह की भावना मन में लिए हुए थे, तो उन्होंने उसको और भी हवा दी। ठीक है, यानी उनको और भी
आप कह सकते हो कि उत्तेजित कर दिया विद्रोह के लिए। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो ये जो है विचार किसके हैं, सीताराम पांडे के हैं। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने सिपाहियों को बताया कि जो विदेशी हैं यानी अंग्रेज हैं, उन्होंने बादशाह जो राजा हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले, यानी उन्होंने छोटी सी बात के, एक बात के साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारी झूठ बोली और जो सिपाही थे उनको उत्तेजित कर दिया। उन्होंने जो है यहाँ पर बताया गया है कि सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह थे, उन्होंने अपने लोगों को, जो सेना थी उसको उकसाने के लिए भेजा और उन्होंने झूठ बोलकर उनको उकसाने का काम किया। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे तो इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। यानी वो जो है उनको दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाना चाहते थे। उसके बाद देखिए, संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को, जो है रेजिमेंट जो होती है उनके कुछ लोगों को हर एक छावनी में भेजा एक नई राइफल का इस्तेमाल सिखाने के लिए। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया और उसके बाद क्या हुआ, इस दौरान जो है एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाला कारतूस, उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो ऐसा लिखते हैं कि ये खबर फैल गई कि इसमें जो है राइफल जो यूज़ कर रहे हैं उसके जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध के कब्जे के कारण सिपाही जो है वो पहले से ही गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। और कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो सीताराम पांडे द्वारा लिखा गया संस्मरण है उसमें बताया गया है कि किस तरह कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर फैलाई गई, किस तरह जो नवाब हैं उन्होंने अपने लोगों को भेजकर लोगों को, जो सिपाही थे उनको विद्रोह के लिए उत्तेजित किया और किस प्रकार ये बात फैलाई गई कि जो ब्रिटिश सरकार है वो मुसलमान और हिंदू दोनों के जो धर्म हैं उनको भ्रष्ट करने के बारे में सोच रही है। तो ऐसी ये सारी बातें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो बेटा हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने को क्यों कहा? तो बेटा हमने ऊपर किया था, क्यों कहा था, उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वो लौट जाएं। तो ये बेटा करते हैं इसका उत्तर। यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न 1 का, विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है जिससे वह हिंदू और मुसलमान के धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है और इसीलिए 3 दिन में इसको विरोध करने के लिए कोहराम मच जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वे वापस लौट जाएं। नेक्स्ट है प्रश्न 2, सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? यहाँ से बेटा आप प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे। सीताराम पांडे आर्मी में सिपाही थे जो 1860 में सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये बेटा आपका प्रश्न 2 का उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, अंग्रेज फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? यहाँ से बेटा आप प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो बेटा संस्मरण जो है वो उनमें अतीत की झलक मिलती है, वो अतीत के बहुत पास होते हैं, जो अतीत के जो प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं, प्रमाण होते हैं, वो हमें संस्मरण में देखने को मिलते हैं
और उसमें लिखने वाले की भावनाएं, उसकी फीलिंग्स जो है वो निहित होती हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। संस्मरण इतिहास के बहुत निकट होते हैं और अतीत की झलक होती है, और जिस व्यक्ति के द्वारा लिखे होते हैं उसमें उसकी भावनाएं दिखाई देती हैं। संस्मरण इतिहास के ऐसे सबूत होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये बेटा आप प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।